बीजेपी का सीधा आरोप है कि दरअसल दंगे की साजिश समाजवादी पार्टी की ओर से रची गई थी। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद और भी नए खुलासे हो रहे हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? जिस अंकुर पटेल का नाम बता रहे हो समाजवादी का भी पदाधिकारी नहीं है। अगर होता भी तो भी उससे पार्टी में रहने की जगह नहीं मिलती। इस तरह का काम कोई भी करेगा, कोई भी चाहे किसी पद पे बैठा हो, अगर वो कानून अपने हाथ में लेगा वो समाजवादी नहीं रहेगा, वो समाजवादी परिवार में नहीं रह सकता। हम तो ऐसे लोगों को अपना परिवार नहीं मानते। हाँ। ये बताइए टेनू को अपना परिवार मानते कि नहीं मानते? जो किसानों को रौंद देते हैं, जिनके बेटे उनको बचाते घूमते हैं, मारने वालों को बचाते घूमते हैं, जिनके बेटे पे 302 का मुकदमा और जिन पे 120 100 जो मंत्री अपने आप को कहते हैं कि हम गुंडे सबसे बड़े हैं, उनको बचाते क्यों घूमते हैं? हम समाजवादी लोग तो नहीं बचाते भाई। कानून तोड़ेगा तो जेल में जाएगा। शुक्ला जी को अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि तस्वीरों में जो लोग दिखाई दे रहे हैं अगर वो गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं तो समाजवादी पार्टी का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ तोड़फोड़ करने तक सीमित नहीं थे, उनका इरादा प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान कानपुर में सांप्रदायिक दंगे करना था। पुलिस के अन्वेषण में समाजवादी पार्टी के गुंडे कार को तोड़ते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह वीडियो आधारित सबूतों के आधार पर की हुई है और इनका जो सचिन केसरवानी है वो इनका छात्र युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव है और सारी चीजों और मुस्लिम इलाका देखकर ये हरकत की गई ताकि जो है वहां पर उसके जिस तरह से उसको वीडियो पर सर्कुलेट किया गया, समाजवादी युवजन सभा ने खुद ही जो है गाड़ी लाई, उस गाड़ी को सजाया, सजाने के बाद उसकी तोड़फोड़ की, उसमें आग लगाई, आग लगाकर वीडियो कैसे बचा रहे हैं? वीडियो सर्कुलेट करने का इरादा बहुत साफ था कि कानपुर में सांप्रदायिक दंगे कराए जाए। जी मैं चित्रा जी यही कह रहा था कि ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का आपस में मिला जुला खेल है ये, कि हम इस वक्त और समस्याओं से दूर हो जाए और सांप्रदायिक बातें करके हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ा जाए। तो समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास है, गुंडों की पार्टी है। आज वो कह रहे हैं, भदौरिया जी कह रहे हैं कि हमने उसको निकाल दिया, इसका मतलब तुम्हारी पार्टी में था गुंडा वो, तभी तो निकाला तुमने, अगर नहीं होता तो निकालते नहीं। तो इस तरह से ये काम जो है दोनों पार्टी के लोग करते हैं। जब क्या नाम है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो दंगे हुए, 500 से ज्यादा दंगे हुए, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, 50,000 से ज्यादा मुसलमान और हिंदू दोनों लोग टेंट में रहने लगे, मौजूद हो गए थे। लेकिन उस समय उस गंभीरता को न देखते हुए सफाई में नाच हो रहा था, नर्तकियों से नाच देखा जा रहा था। क्यों कांग्रेस पार्टी माफी मांगे अगर एक गवाह अपना बयान बदल रहा है तो? 26/11 में भी ठीक उसी प्रकार की एक कोशिश की गई थी कि आप किसी भी कीमत पे 26/11 से कसाब को हटाओ और 26/11 आरएसएस और हिंदुओं की साजिश है इसको आप रखो। यहां तक बात गई थी, यह रिपोर्ट छपे हुए हैं कि जो डेविड हेडली था उसने लाल रंग की मौली खरीदा हुआ था, इन सारे आतंकवादियों के हाथ में लाल रंग की मौली पहनाने वाला था ताकि ये बाद में जब मारे जाते तो हिंदू कहलाते और हिंदू आतंकवाद का तगमा जो है 26/11 पर भी लगता। 2008 का मालेगांव ब्लास्ट, एटीएस मुंबई शुरू करती है इसको देखना, 2011 में एनआईए इसको टेक ओवर करती है। जो कॉन्ट्रडिक्शंस एनआईए और एटीएस के बीच में थी वो कॉन्ट्रडिक्शन तो हमारे सरकार के समय नहीं थी। खुद एनआईए ने कहा हुआ है कि जो एटीएस ने दिखाया है यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हैं, वो एविडेंसेस नहीं। बहुत गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर आप लगा रहे हैं, उस समय की राजनीति पर आप लगा रहे हैं ये कहते हुए। और अरुण सावंत जी इसका उत्तर दीजिए। आरोप भारतीय जनता पार्टी ये लगा रही है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको तो छोड़ दिया गया और हिंदुओं को फंसाया गया, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं को बदनाम करने की। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग किसी भी चीज का टाइमिंग साधने में काफी माहिर है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब बिहार में चुनाव थे तभी उन्होंने महाराष्ट्र के सुशांत सिंह का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव थे तो चुनाव के पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे किए। पंजाब में अभी जब विधानसभा के चुनाव है तब उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट का वहां पर एक करने का प्रयत्न किया। वो जो मोटरसाइकिल थी वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट किया गया, वो आज बेल पर है, मेरिट्स पे नहीं, वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल पर आई है। अब सिमिलर केस में
मुंबई ब्लास्ट हुआ था 1992 का, जब भी उसमें एक मारुति वैन का इस्तेमाल किया गया था जो एक लेडी के नाम पे थी। सिर्फ लेडी का नाम होने की वजह से 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, उसके अंदर वो लेडी को कन्विक्ट किया गया। तो हमको उम्मीद है कि यहां पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कन्विक्शन मिलना ही चाहिए। मगर देखा क्या जा रहा है, बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद कर दिया गया, जितने भी लोग उसमें से अरेस्ट हुए थे किसी को कन्विक्शन नहीं हुआ। समझौता एक्सप्रेस, अजमेर ब्लास्ट, इन ब्लास्टों के तार जुड़े हुए थे अभिनव भारत और ये हिंदू आउटफिट्स के साथ। आज तक वहां पे क्या हुआ, कुछ हमारे सामने फैसला नहीं आ रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलेड। भारत में आने वाले दिनों में कोरोना केस तेजी से बढ़ सकते हैं और तीसरी लहर अनुमान से पहले आ सकती है। वैसे तो ये अनुमान जताने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, हालात सब कुछ बयान कर ही रहे हैं, लेकिन अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि भारत में अगले कुछ ही दिनों में तीसरी लहर का असर दिखने लगेगा। ये चेतावनी इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इसी टीम ने भारत में दूसरी लहर की सबसे सटीक भविष्यवाणी की थी। अब उसी टीम ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में अगले एक हफ्ते के भीतर ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। रोजाना कितने केस आ सकते हैं, यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। रिसर्च टीम के अनुसार भारत के 6 राज्यों में मामले काफी तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर बेहद कम वक्त के लिए रहेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी यह कहा गया है कि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर ज्यादा घातक नहीं होगी, लेकिन इस बात की आशंका जरूर है कि तीसरी लहर देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दे, जिससे बचने के लिए राज्य सरकारें तैयारियों में जुटी हैं। दिल्ली सरकार ने छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है, जिसका आज तक की टीम ने जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर और यहाँ पर हम आपको ऐसा आइसोलेशन सेंटर दिखाने जा रहे हैं जहाँ खास तौर से छोटे बच्चों के इलाज का इंतजाम किया गया है। सामने आप तस्वीर देखिए, ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी क्लासरूम में आ गए हैं, लेकिन ये क्लासरूम नहीं है, ये आइसोलेशन सेंटर है। अगर बच्चों को जो बीमार हैं, जिनको यहाँ पर आइसोलेशन में रहना पड़े, तो उनका जो मानसिक एक जो हमने नोटिस किया है कि बच्चे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। वो ज्यादा बीमार नहीं भी हैं, तब भी उनको एक जगह पर रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बच्चे यहाँ पर जो गंभीर रूप से बीमार नहीं है, जिनको आइसोलेशन करने की जरूरत है ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके कि उनको ये लगे कि वो प्लेग्राउंड में ही है। सेंटर के भीतर अब तक सिंगल बेड दिखा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 बेड हमें एक साथ नजर आ रहे हैं। इसका मकसद क्या है ये बताने के लिए यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था की है डॉक्टर्स फॉर यू ने, उसके चेयरमैन डॉक्टर रजत जैन हमारे साथ हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या मकसद है और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर? देखिए, एक चीज जो हमने नोटिस की अपने एक्सपीरियंस के साथ कि अगर किसी बच्चे को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है या किसी ऐसी मदर को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है जो घर पे नहीं रह सकता, तो एक सिंगल बेड पर उसको रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और क्योंकि ये डॉर्मेटरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज हैं, इंडिपेंडेंट बेड्स नहीं है, तो हमने ये डबल बेड की फैसिलिटी बनाई है ताकि अगर 2 मतलब मदर और बच्चे को भी यहाँ पर एक साथ एडमिट करना पड़े तो उसके पास कम से कम एक इतनी जगह हो कि वो कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सके, रात को सोना की जरूरत पड़े तो सो भी सके।